हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लाउडेमी आईएएस। तो संसद फर्स्ट से यानी लोकसभा तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और आज जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा रहेगा संसद सेकेंड यानी राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा से हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है आपको सारे क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे इसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ और वनडे एग्जाम जो भी हैं सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कैसे चुने जाते हैं ये बताना है। तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। तो हमारा ए ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि राज्य की विधानसभा जो होती है उसी में से अनुपात में चुने जाते हैं जिसके जितने मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये सारे हमारे गलत हैं। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में अनुच्छेद 81 के अनुसार 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 85 एवं संबंधित विधियों के तहत विधायिका युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों एवं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो तीन टाइप से राज्यसभा में आते हैं। एक तो हमारी जो राज्य विधानसभाएं होती वहाँ से आते हैं 84 के अंतर्गत। 81 में हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, और 85 में जो है आपको मिलेगा जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है ये बताना है। तो यह भंग नहीं की जा सकती, सही है स्टेटमेंट हमारा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो नहीं, ये गलत हो गया हमारा। इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है हमारा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि इसमें जो होता है ये राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद यथासंभव 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यही जो है हमारा इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि बताना है कि जो कथन दिए गए हैं, कथन और उसका कारण। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही है स्टेटमेंट हमारा। नहीं, विघटन सही है हमारा स्टेटमेंट। और इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही है स्टेटमेंट। इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, तो गलत है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, नहीं, सभापति नहीं, उपसभापति चुना जाता है। सभापति जो होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होता है वो जो है एक्स ऑफिशियो के रूप में, सभापति के रूप में काम करता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि राज्यसभा में बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। तो ए वाला स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो गया। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यथासंभव 1/3 सदस्यों का अप्रत्यक्ष सॉरी अप्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है ये बताना है। तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं हो सकती है, उसे भंग ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें 2/3 सदस्य जो होते हैं हर प्रत्येक 2 वर्ष में आ जाते हैं, तो उसमें भंग होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है,
और इसमें ये 80 अनुच्छेद 80(1) का के और अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, इसीलिए उनको चुना जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 81 का और 83 के अनुसार, तो ये आर्टिकल हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो हमारी जो अपेक्षित न्यूनतम आयु है ये है 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, ये बताना है हमको। तो इसमें देखो, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो ये सही है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो यही सही नहीं है हमारा, तो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसा विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत ही संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। ठीक है, तो केवल राज्यसभा नहीं, वो लोकसभा का भी उसमें, और राष्ट्रपति उसमें जब अंतिम अनुमोदन देंगे तब वो एक बनेगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 249 है। नेक्स्ट है हमारा कथन कारण है, इसके बारे में हम देखते हैं कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना चाहिए। सही है हमारा स्टेटमेंट। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है धन विधेयक की जो होता है ना, तो राज्यसभा में नहीं, ये वाला क्वेश्चन आंसर गलत है, क्योंकि 14 दिन के अंदर बताया है वो तो ठीक है, लेकिन विधेयक में अंगीकृत किया जाना तो ये राज्यसभा का काम होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन मतलब कारण सही है, कथन गलत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है, तो ये डी ऑप्शन सही है इसका, ये गलत है, आर सही है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं सभी, और लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो सिफारिशें प्रेषित की जाती हैं, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है, तो यही उसमें कहा गया है। और यदि लोकसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस कर देती है राज्यसभा, तो उसी रूप में सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो ये धन विधेयक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसमें जो है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है हमारा। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में जो शक्तियां हैं ये लोकसभा के पास हैं। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये भी जो है मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व जो होता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है,
तो ये उत्तरदायित्व भी आता है, ये भी सही है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में तो ये राज्यसभा का अधिकार है, ना कि लोकसभा का। तो हमारा 1 2 3 सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार बताना है तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की कार्रवाई, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की कार्रवाई, ये भी सही नहीं है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, तो ये सी ऑप्शन सही है हमारा इसमें। ठीक है। क्योंकि 312 अनुच्छेद के अंतर्गत ये नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं जिनके अंतर्गत जो है भारतीय न्यायिक सेवा है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवाएं और सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, सही है स्टेटमेंट। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो 2/3, इसमें 2/3 लिखा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि उपस्थित और जो इसमें रहता है एक शब्द जुड़ा रहता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो केवल 2/3 लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फर्स्ट सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन समझते हुए यह घोषणा करने वाला प्रस्ताव संकल्प पारित करे, वह संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से पारित हो तो संसद कानून बनाकर एक या अधिक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। ठीक है। तो यही इसमें ये बताया गया है, इसलिए एक सही है, 2 गलत है। क्योंकि इसके राज्यसभा में आवश्यक बहुमत कुल सदस्य संख्या के 2/3 नहीं बल्कि उपस्थित और मतदान करने वालों के लिए जो ये शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित करना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाला तो देखो पहले हुआ करता था उसमें, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश अलग हो गया है तो उसमें सिचुएशन सारी जो है अलग हो गई। तेलंगाना में भी सीट बट गई हैं, इसीलिए जो ये इसमें सही नहीं है। क्योंकि क्या होता था कि जो प्रश्नकाल में था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत जो क्या हुआ कि 11 सीटें तेलंगाना आंध्र प्रदेश को, 7 सीटें तेलंगाना को चली गई, तो तमिलनाडु के पास 18 सीटें थी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी 19 और गुजरात में 11, राजस्थान में 10 लोकसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य संघ राज्य जो हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में, इसमें तीनों में 11-11 सीटें हैं। ठीक है। अगर ये जोड़ा नहीं बनना है किसी ऑप्शन में। और उड़ीसा और राजस्थान में देखा जाए तो 10 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में। छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5-5 सीटें हैं। असम हो गया, और पंजाब तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं। ठीक है। इसी तरह उत्तराखंड, हिमाचल और एनसीटी दिल्ली, तो इनमें 3-3 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पांडिचेरी में 1-1 सीट है। तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा हो रखा है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो यही वही ऑप्शन है कि उसमें जो है वह प्रश्नकाल में था, लेकिन इस समय जो है चीज़ें अलग हो गई हैं। ठीक है। वही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला इशू है कि उसमें विभाजन हो गया आंध्र प्रदेश में ना, तो पहले 18 थी, मध्य प्रदेश में 16 थी, अब 11 हो गई। अब तमिलनाडु में भी देखो पहले 18 थी और आंध्र प्रदेश में भी 18 थी। तो यही है, इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं, मैंने देख ली है पिछले ही उसमें। नेक्स्ट है हमारा
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, उसमें सीटें जो दी हुई हैं वो बतानी हैं। तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, सही है हमारा। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, कर्नाटका में 12 सीट्स हैं और पश्चिम बंगाल में 16 सीट्स हैं, ये राज्यसभा की। ठीक है, तो 1 2 3 सब मिलान ही है, तो ये हमारा मिलान हो गया 1 2 3। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है राज्यसभा सीटें हैं और राज्य दिए हुए हैं। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी जो है 19 सीटें। ठीक है, और कर्नाटका में 12 हैं, बिहार में आपकी जो है 16 हैं और तमिलनाडु में 18 हैं। तो हमारा हो गया 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 डी ऑप्शन सही है इसका। यही है कि महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, कर्नाटका में 12, बिहार में 16 और तमिलनाडु में 18 सीट्स हैं। ओ सॉरी, नेक्स्ट हो गया हमारा। इसमें भी राज्य दिए हुए हैं और सीट्स दी हुई हैं, तो उसी को मिलान करना है हमको। ठीक है, तो राजस्थान में जो है ये 12 सीट्स हैं, तो 4 हो गया इसका, एक 4। गुजरात में आपको 11 सीट्स मिलेंगी। ठीक है, और आपका कर्नाटका में जो हैं राज्यसभा में, नहीं, ओ सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा। इसको दोबारा हम डिस्कस करते हैं। देखो, गुजरात में जो हैं 10 सीट्स हैं और आपको देखने को मिलेंगी, राजस्थान में 10 हैं और गुजरात में आपको मिलेंगी इसमें 11 सीट्स। ठीक है, और कर्नाटका में 12 हैं और पंजाब में 7 हैं। ठीक है, तो हमारा सही हो गया 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 ए ऑप्शन सही है इसका। ये राजस्थान में 10 हैं, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटका में 12 हैं, पंजाब में 7 हैं। नेक्स्ट हैं, इसको नीचे ही देख लेते हैं, इसमें क्या देखना है। ये सीट्स हैं, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटका में 12 हैं, केरल में 9 हैं, उड़ीसा में 10 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो है जो दिए गए हैं राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, उसमें जो दिए गए हैं उसमें क्या है कि राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या है, तो इसमें देखो छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है और झारखंड में 6 है, जम्मू कश्मीर में 4 है। तो सबसे कम पूछा गया है, तो हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है हमारा, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो किस में प्राप्त है ये बताना है। तो राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है, तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 3 है और आपको जो है पुडुचेरी में 1 मिलेगी, जम्मू कश्मीर में 4 मिलेगी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 सदस्य आ सकते हैं वहाँ से। राज्यसभा का अध्यक्ष, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और संविधान के अनुच्छेद 89(1) और 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो 3 अप्रैल 1952 और 13 मई को पहली बैठक हुई थी 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इसमें
ये देखो इसमें हो गया, संसद सेकेंड वाला पार्ट हो गया है, और संसद थर्ड में भी इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें संसद थर्ड में क्या रहेगा, तो फर्स्ट में लोकसभा थी, सेकेंड में राज्यसभा हो गई, और थर्ड में क्या है कि इसमें जो कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया जो होती है उसको है, तो उसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है देखते हैं भारत के फर्स्ट है, इसमें भारत के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है। तो सही स्टेटमेंट, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आवाहन के कारण बताएगा। ठीक है, तो 87(1) के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, ये बताना है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है हमारा स्टेटमेंट ये। ठीक है, और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, तो ये भी सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। साथ ही अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, मतलब संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो 59(1) के अंतर्गत वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और 79 में दिया गया है कि संसद किससे मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो इसमें राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो 1 2 3 1 2 3 कौन सा है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, तीनों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के घटक कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो 2 बार तो अत्यंत आवश्यक है, 6 मंथ का गैप पे होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 85(1) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं, तो कौन कौन इसमें शामिल होते हैं संसद के अधिकारी। तो इसमें देखो, अध्यक्ष होता है लोकसभा, उपाध्यक्ष होता है लोकसभा, महासचिव होता है लोकसभा और अध्यक्ष होता है राज्यसभा। तो ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं जो संसद के अधिकारी होते हैं। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 के अंतर्गत, और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अंतर्गत, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98। इस प्रकार जो है डी हमारा विकल्प सही हो गया। तो सचिवालय भी शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष और जो है सभापति और उपसभापति। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये 60 दिन का, या तो 2 मंथ होगा या 60 दिन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 104 के अंतर्गत संसद के किसी सदन या अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की सदस्यता तब सदन द्वारा समाप्त या उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, और परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि का हिसाब नहीं लिया जाएगा जिस दौरान संसद सत्र सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित या एडजर्न किया गया हो। ठीक है, तो ये जैसे 4 दिनों के लिए बंद हो गया या निरंतर जो है चल नहीं रहा है, तो वो जो प्रक्रिया है उन दिनों को हटा के 60 दिन माने जाएंगे उसमें। ठीक है, शामिल होंगे।
नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो ये है राज्यसभा के लिए, ऑप्शन सही है। प्रश्नकाल में दिसंबर 2000 में पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। लोकसभा के पद का लाभ के पद का निर्णय यानी डिसीजन कौन करेगा? तो ये जो है लाभ के पद का जो डिसीजन होता है तो 2 के आधार की जाती है, एक तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा और संघीय संसद के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछना चाहिए था तो उसमें हो जाता, लेकिन इसमें जो है दोनों को इसमें पावर दी गई है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अभी हम इसका डिस्कशन देखते हैं कि इसमें क्या मतलब कैसे ये होना चाहिए प्रक्रिया। तो इसमें यह है कि कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्भरता है तो लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) का के अंतर्गत केंद्र में संसद और अनुच्छेद 191(1) का के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। ठीक है, तो 102(1) के अंतर्गत और 191 के अंतर्गत लाभ का पद का डिसीजन होगा। कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्हर है अथवा नहीं, इसका निर्णय होगा केंद्र में अनुच्छेद 103(1) एवं 103(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और राज्यों में 192(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। एक तो यहाँ 102(1) के अनुसार संसद का अध्यक्ष होगा वो करेगा और 191(1) का के अनुसार राज्य विधानमंडल का जो अध्यक्ष होगा वो करेगा। ठीक है, और इसमें जो है 103 है, 103(1) व 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और 192(1)(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो है फंसाने वाले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ये बताना है। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता सही है, सामूहिक अधिकार हमारा। संसद के अतिरिक्त विषयों के संचालन का अधिकार भी है, इनमें विशेष अधिकार है। ठीक है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता तो ये नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। और अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार तो ये भी होता है। ठीक है, तो हमारा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता ये नहीं है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में दोनों सदनों एवं उनकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां, छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा गया है। वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग किए जाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के हैं, इसको देख लेते हैं, यही हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा ना। तो इसमें है कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न हैं। तो पहला है कि अपनी बहस और कार्रवाई के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है। सदन से अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का अधिकार है इसमें। अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों यानी व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का भी विशेषाधिकार है। सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन, सदस्यों हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का भी विशेषाधिकार रखते हैं ये। साथ ही किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास, रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों यानी पत्रों, अभिलेखों को बुलाने मांगने का विशेषाधिकार है। संसद की कार्रवाई की जांच करने हेतु तो अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार है। साथ ही आप देखेंगे कि सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार भी है। ठीक है, तो ये साक्षी वाला जो दिया गया है, उपस्थिति होने की स्वतंत्रता संसद सदस्यों के व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला ये विशेषाधिकार है, ना कि सामूहिक है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत के रूप में ये है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अगर व्यक्तिगत होता तो वो भी सही हो जाता, बाकी सारे हमारे जो है सामूहिक थे। नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 122 के अंतर्गत होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार संसद की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो ये जो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो बी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि अनुच्छेद जो है 249 के तहत ये राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक हो, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 253 के तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य सूची के अगर कानून पे बनाना है तो तुम्हारा 250, 252, 253, ठीक है, और 356, 357 के अंतर्गत बनाया जा सकता है और 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं में। नेक्स्ट है, संघीय सूची के विषय में संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए बना सकती है, संबंधित राज्यों की सहमति से बना सकती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में भी बना सकती है और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे पारित करें। ठीक है, तो ये भी बना सकती है। तो चारों हमारी स्थितियों में बना सकती है राज्यसभा कानून। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। और भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधान नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने से के लिए निर्देश न करे, तो नहीं कर सकती, सॉरी। तो इसमें जो है राष्ट्रपति उसे करने का निर्देश दे नहीं, तो ये गलत है। और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो ये इसमें कर सकती है विधान। ठीक है, और विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है, नहीं, ये भी इसमें जरूरी नहीं, राष्ट्रीय आपात लागू हो तब किया जा सकता है। तो हमारे 2 और 4 सही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती बिना किसी राज्य की सहमति के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो ये संसद बना सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित यानी उल्लेखित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। ठीक है, संसद में शून्यकाल का समय है, तो शून्यकाल का वैसे तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है और ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है जो दोपहर 12 बजे से 1 बजे का होता है। वैसे तो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, तो और 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक भी होता है। तो ये देखो, ये दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं, इसका भी हम देखते हैं डिस्कशन, क्योंकि शून्यकाल की जो प्रक्रिया हुई है ये विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, और जिसकी अवधि होती है अधिकतम 1 घंटा हो सकती है और 0 आवर भी कहा जाता है। सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का ये समय होता है। ठीक है, पहले राज्यसभा में यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि 2014 से परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। तदनुसार राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे यानी शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख
12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय जो है सुबह प्रश्नकाल से पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में अलग समय है और लोकसभा में अलग समय है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। जबकि लोकसभा में यह पूर्ववर्ता प्रश्नकाल के बाद दोपहर से अपराह्न 1 बजे के बीच होता है। ठीक है, तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिनिधि और अध्यक्ष सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति मामलों के क्रम में निर्णय अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है? तो ये भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि सामान्यतः अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये द्वितीय वाचन में की जाती है। ठीक है, क्योंकि विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम जो है उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों समितियों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार किया होता है और प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए और विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। मतलब फर्स्ट में प्रस्तुतिकरण होता है, सेकेंड में चर्चा होती है और थर्ड में पारित होता है, मतदान होता है। ठीक है, तो 3 वाचन होते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है कथन। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो नहीं, अनुच्छेद 109 नहीं, 108 है ये। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो हमारा बी सही है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, केवल 2। संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है आर्टिकल 109 दिया गया है, जबकि हिंदी संस्करण में केवल अनुच्छेद था, तो यही जो है इसमें गलत दे दिया गया बेसिकली क्वेश्चन जो है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो 108 में है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। ठीक है, 118(4) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और लोकसभा 3 में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संबंध में 118(3) के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी पीठासीन होगा, वह अनुपस्थित, अगर वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा, और वह भी अनुपस्थित है अगर, तो पीठासीन अगर नहीं है कोई व्यक्ति, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा कि कौन इसमें इसकी अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक। मतलब कारण यह है कि मान लो 118(4) के अंतर्गत तो स्पीकर होता है, अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो जो नियम बनाए गए हैं तो उसमें जो है तो लोकसभा का जो कोई उसमें पीठासीन होगा वो भी नहीं है, तो उपसभापति होगा, उपसभापति भी नहीं है, तो उसमें जो पीठासीन होगा जो उसमें सदस्य उपस्थित हुए हैं वो जिसको तय करेंगे उसी के आधार पर उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु तो अधिकृत है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 में संसद की संयुक्त बैठक नहीं, 9 में नहीं, 108 में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती नहीं, इसके लिए आवश्यक नहीं है, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें, क्योंकि देखो संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान तो 108 में है ना कि 109 में। ठीक है, और 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रोविजन किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक 368 के अधीन संसद के प्रत्येक सदन में पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, इसके लिए दोनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी, और ये ऑप्शन सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के अंतर्गत है, और ये 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब साधारण विधि निर्माण विधेयक
पर विचार करने, उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 पर 6 से 9 मई 1961 को आयोजित की गई थी, ठीक है। और द्वितीय संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 को पारित करने के लिए 1978 में आयोजित की गई थी, ठीक है। और तृतीय संयुक्त बैठक जो है 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 के संबंध में आयोजित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? तो सामान्य विधेयक पर। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 265 के अंतर्गत है। ये ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि संविधान के 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे, अनुच्छेद 330 संघ और राज्य क्षेत्र के नाम वाद कार्यवाहियों और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो ये डी ऑप्शन सही है। इसमें से किसी का भी नहीं है, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं रोक सकता, भारत का वित्त मंत्री नहीं रोक सकता, अधिकृत मंत्री भी नहीं रोक सकता इसमें, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गित करके उधार या अग्रिम अर्थोपाय लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है या संसद के नियंत्रणाधीन होती हैं। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गत नहीं की जा सकती जब तक कि अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो विनियोग के माध्यम से ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो इसमें जो ये वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं तो ये तो ले सकते हैं। इसमें भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, तो ये नहीं ले सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। उच्च न्यायालयों को दी जाने वाली पेंशन ये शामिल है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते भी शामिल हैं। लेकिन भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन के संबंध में इसमें नहीं कहा गया है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार हैं। तो इसमें इतने व्यय शामिल हैं। तो पहला है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, साथ ही वे ऐसे ऋण भार दायित्व जो भारत सरकार पर हैं जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप भार और मोचन भार, उधार लेने और ऋण सेवा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके संबंध में वेतन, भत्ते और पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में संदेय पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था, ठीक है। तो इस संबंध में इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उसके वेतन, भत्ते, पेंशन किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री, पंचाट की तुष्टिकरण हेतु अपेक्षित राशियां, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा भारत की किसी विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया यथा अनुच्छेद 322 के तहत कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन है, ठीक है। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को इसमें नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को, सॉरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद, वेतन और भत्ते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय संचित निधि पर भारित नहीं है? तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है या राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अति आवश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया जाता है। ऐसे आकस्मिक व्ययों का अनुच्छेद 115 और 116 के अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत
किए जाने के लंबित रहने तक निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु किसी राष्ट्रपति के व्ययधीन होती है। ठीक है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम के रूप में। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो हमारा 110 अनुच्छेद है, बी ऑप्शन सही है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। ठीक है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 111 में विधेयकों पर अनुमति है और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया गया है? तो कर से संबंधित उपबंध शामिल है, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध भी है, संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध भी शामिल है, जुर्माने अर्थदंड से संबंधित उपबंध तो नहीं, जुर्माना और अर्थदंड इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माने और अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं है। वस्तुतः 110 के खंड 2 के तहत कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थदंड के अधिरोपण का उपबंध करता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो पीठासीन होता है वही करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। इसका निर्णय विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110(4) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा को पारित किया जाता है और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है, यह बताना है। तो ये धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, नहीं, तो ये गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में भी पुनः स्थापित किया जा सकता नहीं, केवल लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, गलत है, किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। संविधान 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित यानी प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। और अनुच्छेद 109(5) के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में नहीं लौटाती है तो राज्यसभा द्वारा भी उसे रूप में पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। तो उसके पास कोई भी पावर नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई या वापस नहीं किया गया है 14 दिनों तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो ये जो प्रक्रिया रहेगी या राष्ट्रपति को जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होगा, नहीं, ये भी गलत है। सॉरी, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अधिवेशन बुलाया जाएगा, नहीं, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। या पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे, तो ये सही है हमारा, क्योंकि इसमें प्रोविजन है कि अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिकतम विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। अतः यदि राज्यसभा की लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में किसी संशोधन है तो सिफारिश की है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। विधेयक को तदनुसार दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। ठीक है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे कहा जाएगा संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो हमारा सही है, क्योंकि अगर धन विधेयक नहीं है या वित्त विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। कोई भी विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। साधारण
विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है, इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए होती है। अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत भारत की संचित निधि से व्यय करने संबंधी उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो इसमें जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेखानुदान। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक सामान्य अर्थों में बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से वित्तीय वर्ष के एक भाग यानी निश्चित अवधि के लिए अनुमानित व्यय हेतु अग्रिम अनुदान देने की शक्ति प्राप्त होती है। संसद को विधि द्वारा भारत की संचित निधि से उस अनुदान के लिए धन निकासी को अधिकृत करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये लेखानुदान के माध्यम से होता है। संसद में लेखानुदान के लिए वोट आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। तब सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं ये बताना है। तो इसमें बजट प्रस्तुतिकरण है। ठीक है। पहला हो जाएगा बजट प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, बजट पर चर्चा हो जाएगी, फिर उसके बाद है विनियोग विधेयक पारित होना, उसके बाद जो है वित्त विधेयक को पारित होना। लेखानुदान इसमें शामिल नहीं होता है बजट प्रक्रिया में। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि बजट प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित होना, वित्त विधेयक को पारित होना। ठीक है। सामान्य वित्तीय विधान के चरण हैं, जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान अनुच्छेद 116 में शामिल नहीं है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर इसके लिए आवश्यक होती है पहले सिफारिश। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो शामिल होती है। राज्यों की सीमा में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर, तो इन सभी पे जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का इसमें शामिल है। ठीक है। कटौती प्रस्ताव का शामिल होता है। इसमें निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ठीक है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यंत आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षण करने और उससे पद या सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव होता है बजट पेश करने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान लोकसभा सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं। ऐसी वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें होता है नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययता कटौती होती है। ये 3 प्रकार की कटौतियाँ होती हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या है? तो किसी अत्यावश्यक अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर लोकसभा के सदस्यों का ध्यान आकर्षण करने हेतु सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित कर उस विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो नीति निर्मोदन यानी बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना सही है ये। मितव्ययता कटौती, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा देना, ये भी सही है। सांकेतिक कटौती, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर देना, ये सांकेतिक कटौती हो गया, सही है। लेखानुदान, बजट की मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, तो ये गलत है। डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। क्योंकि बजट प्रस्तुतिकरण और बजट मांगों के सदन में पारित होने के मध्य के समय प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में बजट पारित होने से पहले की प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यक पूर्ति एक अग्रिम मांग है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान
के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीमित किया गया है? तो ये स्थगन प्रस्ताव के उसमें सीमित किया गया। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है या अत्याधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है? इसमें प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाहियों को सामने लाने का अवसर मिलता है। स्थगन प्रस्ताव के सदृश, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता। स्पष्टता इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है, निंदा प्रस्ताव ने। ठीक है, नेक्स्ट है संसद। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ये जो है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, तो डी ऑप्शन सही है। तीनों के माध्यम से ये रखती है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो प्रक्रिया चल रही है, तो भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, ठीक है, के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जाता है। जैसे स्थगन प्रस्ताव होता है, तो इसमें क्या कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि वर्तमान अथवा तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करना। प्रश्नकाल में सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनुपूरक संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं। वे प्रश्न 3 श्रेणियों में होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न की एक पृथक श्रेणी में तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर तो जो है मौखिक रूप में दिया जाता है। उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। सही है स्टेटमेंट। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। क्योंकि जो है जो एक नियम 184 के तहत जनहित के मुद्दे पर लाया गया प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो इसमें है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा, तो सही है स्टेटमेंट। क्योंकि जो है पहले आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब 301 के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है? नहीं, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, हाँ, इसे तो रोका जा सकता है। सही है स्टेटमेंट। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन और धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे तो ऑप्शन ए सही दिया गया है, देखते हैं इसका। एक सेकेंड सॉरी। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति ही रोक सकती है तथा साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक ही रोक सकती है, तथा राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता अखंडता स्थापित किए गए हैं। तो कथन 3 गलत हो गया। अच्छा, लोकतंत्रात्मक शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों में से किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथा ऐसे विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये और 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के अंतर्गत बना दिया गया है मूल विधिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो प्रतिबंधित होती है, तो ये बी ऑप्शन है, न्यायिक समीक्षा के द्वारा। राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है इसमें, विपक्षी दल के नेता भी नहीं इसमें, नहीं। संप्रभुता की अगर बात आएगी तो भारतीय संविधान के तहत संसद शीर्ष विधि निर्मात्री संस्था है। इसे व्यापक विधि निर्माण शक्ति प्राप्त है, तथापि यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन उसके द्वारा निर्मित
विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इसे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया है, तो 13/5/2002 को मनाया गया स्वर्ण जयंती समारोह, ठीक है, क्योंकि 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना यानी प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह कौन सा राष्ट्रीय नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया, तो विट्ठल भाई पटेल थे। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रीय नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब संसदीय समितियां जो हैं ये अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और इसका रिवीजन कर लीजिए। आप लोग 4-5 बार इन चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे, अगर वीडियो देखते भी रहेंगे ना तो चीज़ें मेमोराइज होंगी और आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बेटर फील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।